प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री दिखाने की मांग करने वाले पर जुर्माना लगा दिया गया है। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल के ईमानदारी के झूठे सर्टिफिकेट एक बार फिर फर्जी साबित हुए हैं। कोर्ट ने भ्रष्ट मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कानून का फंडा कसता जा रहा है। अब केजरीवाल और बदतमीजी करेगा। बता दें, गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री दिखाने की बात कही गई थी। कोरोना ने देश में एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत में जहां 6 महीने बाद एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस मिले, तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। यहां सितंबर के बाद पहली बार कोरोना के 300 केस मिले हैं। बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 13.89% है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी। दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2,363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,016 मामले मिले हैं। एक्टिव केस भी बढ़कर 13,509 हो गए हैं। इससे पहले देश में 2 अक्टूबर को 3,375 केस मिले थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश में बीते 24 घंटे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में पॉजिटिविटी रेट 2.73% हो गया है। अब तक देश में कोरोना के 4.47 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 220.65 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। 102.73 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 95.19 करोड़ से ज्यादा दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा देश में 22.72 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो आप ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले हमारे दोस्त या कलीग्स ऑफिस से बाहर बार बार मिनी ब्रेक पर जाते हैं। वो ब्रेक जिसे चाय सुट्टा ब्रेक भी कहा जाता है, वो ब्रेक सिगरेट का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक शख्स को 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने ऑफिस के काम के दौरान सिगरेट पी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। आपने सिगरेट के डिब्बों पर लिखी ये बात तो देखी ही होगी, लेकिन सिगरेट पीने वाले इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते और वो धड़ल्ले से सिगरेट ऐसे फूंकते हैं जैसे कि कोई टॉनिक ले रहे हों।
कुछ लोग तो कभी कभार सिगरेट पीने वालों में से होते हैं, जबकि कुछ को इसकी ऐसी लत लग जाती है कि वो चेन स्मोकर ही बन जाते हैं। सिगरेट पिए बिना ना तो उनका खाना पचता है और ना ही चाय अंदर जाती है। ये लत ही ऐसी होती है कि कई बार लोग ऑफिस का काम छोड़कर भी सिगरेट पीने निकल पड़ते हैं। आजकल ऐसे ही एक शख्स की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, जो ऑफिस टाइम में भी खूब सिगरेट पीता था, लेकिन कंपनी ने उसे ऐसा जोर का झटका दिया कि अब वो शायद ही काम के दौरान कभी सिगरेट पीने के लिए उठ पाए। मामला जापान के ओसाका का है। दरअसल एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को सिगरेट पीने की ऐसी लत लगी थी कि वो बार बार काम के बीच ब्रेक लेकर सिगरेट पीने निकल पड़ता था। जब इसकी गिनती हुई तो वो अब तक कितनी सिगरेट पी चुका है तो लोगों के होश ही उड़ गए। शख्स ने 14 सालों में 4500 से भी ज्यादा सिगरेट पी थी, और वो भी ऑफिस में काम के दौरान बार बार ब्रेक लेकर। ऐसे में उस पर कड़ा एक्शन लिया गया। खबरों की माने तो कर्मचारी पर करीब 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल ये सजा शख्स को इसलिए मिली क्योंकि उसने ड्यूटी ऑफ डिवोशन का उल्लंघन किया था। असल में ओसाका में काम के दौरान सिगरेट पीने को लेकर लोकल पब्लिक सर्विस कानून के खिलाफ इसे माना जाता है। साल 2019 में ये नियम बना था, जिसका उस शख्स ने उल्लंघन किया, जिसके चलते कंपनी ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया। अब बात अगर भारत जैसे देश की करें तो भारत में भी सिगरेट पीने के लिए कुछ नियम है। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर पाबंदी है। नियम तोड़ने पर 200 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री तक बैन है। 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को दुकानदार सिगरेट नहीं बेच सकता है। महत्व इसका भी है कि हम कैसे जीते हैं, लेकिन महत्व ये भी है कि हम कितना जीते हैं। So always remember one thing, that cigarette is injurious to health and it can lead to severe disease. दिल्ली सरकार के कथित नई शराब नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें इस घोटाले का आर्किटेक्ट भी बताया है। अदालत का कहना है कि आबकारी नीति के निर्धारण और उसे अमल करने में उनकी अहम भूमिका रही है, जिसके बाद सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। कि अभी और बाधाएं डाली जाएंगी, मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को जबरन जेल में रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश और ताकत लगाएंगे कि मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा जाए। यह मामला देश को बचाने का है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में एक एक करके सिलसिलेवार खुलासा किया मोदी और अडानी के रिश्ते और घोटालों का। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। क्या ये कट्टर ईमानदार मानेंगे आज भी अरविंद केजरीवाल इनको? सत्येंद्र जैन, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, अब इनको लंबे समय से कोर्ट ने जेल में रखा है। तो कोर्ट क्या विद्वेष की भावना से काम कर रही है? और स्वयं कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई ने माना था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज उनकी मजबूरी है कि वो दोनों भ्रष्टाचार का भाईचारा निभा रहे हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल, अब कितने दिनों तक आप डाइवर्जनरी टैक्टिक खेलोगे? तो उधर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenge them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Monish Kejriwal. क्या नाम है? Whatever he is. हेमंत विश्व शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया जब कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। बिहार के सासाराम जिले में रामनवमी के अगले दिन हिंसा देखने को मिली। ये हिंसा दो समुदायों के बीच में हुई। इस दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी भी हुई और 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगने की जानकारी सामने आई है। वहीं सासाराम के बाद इसी तरह की हिंसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से भी देखने को मिली है, जहां 2 लोगों को गोलियां भी लगी हैं और रोहतास के लहेरी थाना क्षेत्र में भी 2 गुटों में झड़प हुई है।
वहीं हिंसा से प्रभावित इन इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हिंसा को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद है। थोड़ा सा तनाव है और पत्थरबाजी हुई थी, प्रशासन आया उसको शांत कराया है। कुछ घरों में लोग आग वगैरह लगाए थे, अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बुझाया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसपी साहब भी लगातार कैंप किए हुए हैं और एसडीओ साहब भी हैं, सब लोग हैं। फायरिंग हुई है क्या? नहीं, फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं हुई है, लेकिन कुछ पत्थर वगैरह की आवाज़ आ रही थी। पत्थर चलाने पे दरवाज़ा पे पत्थर चल रहा था, आकर के हम लोग उसको कंट्रोल किए। सारे लोग हैं, अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अब कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भयावह की स्थिति कोई नहीं। वहीं सासाराम के जिस जिले में तनाव है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम होना था और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। गौरतलब है कि सासाराम और नालंदा में स्थिति अभी तनावपूर्ण है और पुलिस गली गली में घूमकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सूरत हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद बिहार में विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने की दोबारा से कोशिश की है। राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं और समय आने पर भाजपा को सबसे अच्छे तरीके से जवाब देंगे। तेजस्वी ने अपनी टिप्पणी में ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वे भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, भाजपा विपक्ष को अदालती मामलों में व्यस्त रखती है और चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अदालती मामलों और जांच एजेंसियों से नहीं डरते। लेकिन देश में क्या माहौल है ये सब लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं। बार बार लालू जी कई बार, अभी से नहीं 2014 से ही कह रहे हैं यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई करवाई जाती है। और ये साफ तौर पे जो हुआ है, इस फैसले पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वह राज्य है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। अब यहाँ जातिगत समीकरण की बात आती है तो मुसलमानों के पास 18% से अधिक वोट शेयर है। इसके बाद यादव 16%, कुशवाहा 12% और भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और काइस सहित उच्च जातियों के पास लगभग 15% वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिग्री केस में आम आदमी पार्टी एक बार फिर उग्र होती जा रही है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने वाले मामले में अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये याचिका तुच्छ और भ्रामक है। इसके अलावा कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर निशाना साधा और कहा, हो सकता है कि पीएम मोदी की डिग्री ही फर्जी हो। एक ही हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न
तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं। उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल की ईमानदारी के झूठे सर्टिफिकेट एक बार फिर फर्जी साबित हुए। कोर्ट ने भ्रष्ट मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कानून का फंडा कसता जा रहा है, अब केजरीवाल और बदतमीजी करेगा। बता दें, गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही थी। Well, I get. Never miss an update.